गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम टेंस के पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं। पार्ट 1 में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ते हैं और पूरा का पूरा डिटेल में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। तो बच्चों, अगर हम सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट की डेफिनेशन क्या बनती है? एन एक्शन और हैपनिंग विच इज जस्ट डिड, मतलब कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसी घटना जो अभी अभी घटित हुई है या कोई भी ऐसा काम जो अभी अभी किया गया है, उसे हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस वाली को चाहे बेशक हटा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एन एक्शन और ए हैपनिंग विच इज जस्ट डिड, जो अभी अभी की गई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्रयोग होता है उसके अंदर। ये कुछ टर्म्स है, द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेज आर यूज टू क्वालिफाई दिस टेंस, मतलब इन फ्रेजेज या इन वर्ड्स का प्रयोग अगर आप लोगों को किसी सेंटेंस के अंदर दिखता है तो इसका मतलब उस सेंटेंस के अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। वो शब्द कौन कौन से? यस्टरडे, लास्ट टाइम, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, एगो, वंस अपॉन, दैट टाइम, शॉर्टली, प्रेजेंटली, द अदर डे, द डे बिफोर, द प्रीवियस टाइम, इन ओल्डन टाइम। ये सारे के सारे वो वर्ड्स हैं जिनका अगर आपका प्रयोग किसी सेंटेंस में दिखता है तो वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग आप लोग करोगे। उसके बाद ये जो सेंटेंस, जैसे ही वेंट टू दिल्ली लास्ट नाइट, तो इस लास्ट की वजह से हमें पता चला ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट है। अब पास्ट इंडेफिनिट है तो हमें पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पे गो की सेकंड फॉर्म जो होती है वो गो वेंट होती है। अब हमें ये भी पता है कि जो गो है, गो एक प्रकार की इंट्रांजिटिव वर्ब है और इंट्रांजिटिव वर्ब जो होती है वो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती, इसीलिए यहाँ पे टू का प्रयोग किया गया है। अगर यहाँ पे मान लो टू नहीं होता, सीधा ये होता ही वेंट दिल्ली लास्ट नाइट, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाता। इसका मतलब यहाँ पे टू लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट किस सेंटेंस के ऊपर आते हैं हम, यस्टरडे ही वाज विद हिम। तो इस यस्टरडे की वजह से तो हमें ये पता चला है कि ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट है। उसके बाद हमें इस खालिस्तान के अंदर बी की फॉर्म भरनी थी और अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हो तो बी वाज बीन, तो जो वाज होती है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, इसलिए आपने यहाँ पे वाज का प्रयोग किया है। एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे वाज जो है, आप हेल्पिंग वर्ब मत सोच जाना, हेल्पिंग वर्ब नहीं है ये यहाँ पे एक मेन वर्ब है, क्योंकि आपको पता होगा कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बगैर नहीं आ सकती। उसके बाद पैटर्न ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस होती है, उसमें सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर अफर्मेटिव की जगह नेगेटिव सेंटेंस हो तो सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे डू या डज का प्रयोग न होकर डिड का प्रयोग होता है, क्योंकि डू और डज का प्रयोग तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, तो यहाँ पे डिड का प्रयोग होता है और डिड के बाद नोट का प्रयोग होता है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, वैसे तो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, लेकिन अगर जिस सेंटेंस के अंदर आप लोगों को डिड का प्रयोग मिले तो वहाँ पे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे आप लोग। मतलब अगर डिड प्लस में नोट प्लस उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखो ये कुछ वर्ब होती है, डू, डज, डिड, लेट, मेक, ये अपने साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही ले सकती है, मतलब इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अब देखो भाई, नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर आते हैं हम। जैसे सेंटेंस है लास्ट टाइम ही डिड नॉट टेल मी अबाउट इट। अब देखो इस लास्ट की वजह से तो मुझे ये पता चला कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि नोट का प्रयोग किया गया है। पास्ट इंडेफिनिट का ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव में आप लोगों को पता है डिड का प्रयोग आप लोग करोगे। अब यहाँ पे मुझे ये देखना कि टेल कैसी वर्ब है। टेल का मतलब होता है बताना, और टेल एक प्रकार की ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि टेल का व्हाट से भी आंसर मिलता है और टेल का होम से आंसर भी मिलता है। होम से आंसर मिलेगा तो किसे बताना, मुझे बताना, उसे बताना, तुम्हें बताना, तो होम से आंसर मिल रहा है। और क्या बताना,
कोई बात बताना, इसका मतलब व्हाट से भी आंसर मिल रहा है। तो इसका मतलब टेल जो एक प्रकार की ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है, तो यहाँ पे मी का प्रयोग किया गया है। मी एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है और ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव वस्तु होती है और डायरेक्ट जो होता है वो निर्जीव होता है। अब इन दोनों सेंटेंसों को कंप्लीट करने से पहले मैं आप लोगों को एक हेडिंग बताना चाहता हूँ। ये है कि कुछ वर्ब ऐसी होती है जो अपने साथ डबल ऑब्जेक्ट लेती है, जो अपने साथ दो ऑब्जेक्ट का प्रयोग करती है। कुछ वर्ब ऐसी होती है, उनमें से एक डायरेक्ट व एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जो वर्ब दो ऑब्जेक्ट लेती है उनमें से एक ऑब्जेक्ट तो डायरेक्ट होता है और एक होता है इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट सजीव होता है और डायरेक्ट निर्जीव होता है। अब याद रखना, पहले हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद आता है डायरेक्ट। मतलब पहले सजीव ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा निर्जीव ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहले इनडायरेक्ट आएगा, उसके बाद डायरेक्ट। अगर केवल इनडायरेक्ट आ जाए और सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे ही नहीं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली बात, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सेंटेंस की बात करता हूं, देखो क्योंकि ये वही वर्ब है, टेल वही वर्ब है जो अपने साथ दो ऑब्जेक्ट लेती है। ठीक है, अब यहाँ पे है ना, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि लास्ट टाइम ही डिड नॉट टेल मी, मी इज ए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मी इज ए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब टेल जो है वो दो प्रकार के ऑब्जेक्ट ले सकती है, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट। सबसे पहले इनडायरेक्ट आएगा। अगर मैं कहता हूं आप लोगों से कि ये सेंटेंस जो है ना, लास्ट टाइम ही डिड नॉट टेल मी अबाउट इट, तो ये सेंटेंस राइट है ये सेंटेंस। अगर यहाँ पे आप लोगों को दे दिया लास्ट टाइम ही खालिस्तान नॉट खालिस्तान एनीथिंग अबाउट इट, इसका मतलब इस टेल के बाद अब की बार कैसा ऑब्जेक्ट दे दिया आपको, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस सिंपल नहीं बनेगा, ये एक्टिव नहीं बनेगा, इसका पैसिव बनेगा। मेरा कहने का मतलब यही है कि ये जो वर्ब होती है ये अपने साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो लेती ही लेती है। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर उसका पैसिव बनेगा आपके पास। अब यहाँ पे देखो, ये आपको डायरेक्ट दे दिया ना, तो ये लास्ट टाइम की वजह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब हमें पता है कि इसका ये ऑब्जेक्ट नहीं है इसके साथ, टेल के साथ, और टेल एक प्रकार की ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब है तो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगी। लेकिन उन्होंने एक एनीथिंग ऑब्जेक्ट दिया है। हालांकि एनीथिंग है तो ऑब्जेक्ट, लेकिन ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन टेल एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती, तो इन्होंने इनडायरेक्ट इस सेंटेंस में नहीं दिया, इसलिए इसका हम क्या बना देंगे, पैसिव। इसलिए पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव क्या बनेगा, वाज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज या वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसलिए यहाँ पे आ जाएगा लास्ट टाइम ही वाज टोल्ड। टेल की जगह क्या आ जाएगा, टोल्ड। लास्ट टाइम ही वाज नॉट टोल्ड एनीथिंग अबाउट इट, ये आ जाएगा सेंटेंस। अब एक चीज और देखो, अगर मान लो मैं अगर आपसे कहता हूं कि इस सेंटेंस के अंदर देखो, अब ये चीज आप समझ गए ना। उसके बाद देखो एक बार नीचे फिर से एक बार मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स अच्छी तरीके से सुनना। कुछ वर्ब ऐसी होती है, फिर से देखो, जो अपने साथ डबल ऑब्जेक्ट लेती है। ओके, उनमें से एक डायरेक्ट होता है वह एक इनडायरेक्ट। अब जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट ना आए, डायरेक्ट अगर नहीं आता और केवल इनडायरेक्ट देता है तो सेंटेंस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इनडायरेक्ट नहीं देता और केवल डायरेक्ट देता है तो फिर क्वेश्चन गलत है, फिर उसका पैसिव बनेगा। और अगर इनडायरेक्ट देता है और उसके बाद फिर डायरेक्ट देता है तो ठीक है। लेकिन अगर पहले डायरेक्ट देता और उसके बाद फिर इनडायरेक्ट देता, फिर भी क्या है आपके पास, रॉन्ग है सेंटेंस। जैसे यहाँ पे क्या बताया, पहले इनडायरेक्ट आएगा उसके बाद डायरेक्ट आएगा। अगर केवल इनडायरेक्ट आ जाए और सेंटेंस में डायरेक्ट दे ही नहीं तो ठीक है वो सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही खालिस्तान नॉट गिव मी, अब गिव उन्हीं वर्ब में से जो अपने साथ दो ऑब्जेक्ट लेती है। ठीक है, अब दो ऑब्जेक्ट लेती है तो एक ऑब्जेक्ट लेगी इनडायरेक्ट और एक ऑब्जेक्ट लेगी डायरेक्ट। ठीक है, सबसे पहले इनडायरेक्ट आना चाहिए, उसके बाद डायरेक्ट आना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि डायरेक्ट आए, लेकिन इनडायरेक्ट जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही खालिस्तान नॉट गिव मी,
गिव के साथ कैसा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट है तो सेंटेंस ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही डिड नॉट गिव, क्योंकि डिड के साथ कैसी फॉर्म होती है फर्स्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास गिव, ठीक है, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे गिव, तो क्या सेंटेंस हो जाएगा, ही डिड नॉट गिव मी। अब देखो इसी चीज को अगर मैं आगे बढ़ाता हूं तो ये ऐसे भी हो सकता है, ही खालिस्तान नॉट गिव मी, यहां पे लिख दूं मैं एनीथिंग, यहां पे क्या लिख दूं, गिव मी एनीथिंग, या गिव मी ए पेन, गिव मी ए पेन, ये लिख दिया मैंने, ठीक है, सेंटेंस के अंदर। मतलब अब सेंटेंस क्या होगा, ही खालिस्तान नोट खालिस्तान गिव मी ए पेन, ठीक है। अब यहाँ पे गिव के साथ दो ऑब्जेक्ट हो गए, इसका मतलब दो ऑब्जेक्ट हो गए यहाँ पे। अब ये ए पेन जो है ना, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है यहाँ पे, ये चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक तो हो गया मी और एक हो गया ए पेन। ए पेन जो है वो कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट, और जो मी है वो कैसा हो गया, इनडायरेक्ट। अब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट गिव मी ए पेन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ही डिड नॉट गिव मी ए पेन। ओके, अब यहीं पे देखो, अब अगर सेंटेंस ऐसे हो जाता, ये मी ना दे के सीधा ये दे देता, ही खालिस्तान नॉट खालिस्तान गिव ए पेन, मी ना देता, तो अब ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाता, अब इसका पैसिव बनता, फिर यहाँ पे आ जाता, ही वाज नॉट गिवन मी ए पेन, अब ये पैसिव बन जाता। लेकिन अगर ऐसे हो जाता, अब तीसरा तरीका देखो, अगर यहाँ पे ये हो जाता, ही खालिस्तान नोट खालिस्तान गिव मी ना दे के ए पेन दे के और उसके बाद फिर क्या लिख देता, मी, मतलब पहले तो क्या दे देता, डायरेक्ट, और उसके बाद क्या दे देता, इनडायरेक्ट। अब ये सेंटेंस क्या हो जाता, रॉन्ग, इसलिए अब भी क्या बन जाता इसका पैसिव, ही वाज नॉट गिवन ए पेन मी। ओके, मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखो, इस चीज़ को मैंने नीचे लिख भी दिया, लेकिन इन वर्ब के बाद डायरेक्ट दे और इनडायरेक्ट दे ही नहीं तो ठीक है, या केवल डायरेक्ट दे और उसके बाद इनडायरेक्ट दे, तो दोनों ही कंडीशन में पैसिव बनेगा। ये चीज़ मैंने आपको बता दी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। जैसे अब यहाँ पे मोहन खालिस्तान नॉट खालिस्तान टीच है, टीच उन्हीं वर्ब में से है जो दो ऑब्जेक्ट लेती है, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद दे दिया क्या, एनीथिंग, लेकिन क्या दे दिया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे दिया, लेकिन देना क्या चाहिए था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन डायरेक्ट दे दिया, तो इसका मतलब ये सेंटेंस एक्टिव में नहीं रहेगा, पैसिव में रहेगा। और अब हमें इस यट की वजह से पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, ही हैज नॉट बीन टॉट, मतलब पैसिव बना दिया हमने इसका, ही हैज नॉट बीन टॉट, ठीक है। अब वो वर्ब कौन कौन सी है, गिव, टेल, ऑफर, प्रेजेंट, ग्रांट, आस्क, टीच, ये वर्ब अपने साथ दो ऑब्जेक्ट लेगी, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो ये वर्ब अच्छी तरीके से देख लेना, गिव है, टेल है, ऑफर है, प्रेजेंट है, ग्रांट है, आस्क है, टीच है, ये वर्ब अपने साथ क्या लेती है बच्चों, दो ऑब्जेक्ट लेती है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर आते हैं। अब देखो यहाँ पे मोहन एंड सोहन, खालिस्तान था यहाँ पे, डिड लिख रखा है, नोट खालिस्तान डू दिस वर्क प्रॉपरली यस्टरडे। अब इस यस्टरडे की वजह से तो मुझे पता चला कि ये सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का है। अब पास्ट इंडेफिनिट का है, मुझे पता चला नोट की वजह से कि नेगेटिव सेंटेंस है। अब मुझे पता है कि नेगेटिव सेंटेंस में हम डिड का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, डिड, और डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या यूज की है, डू। और डू आपको क्या पता है, डू एक प्रकार की ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ क्या लेती है, ऑब्जेक्ट, और ये दिस वर्ब क्या है, एक प्रकार का ऑब्जेक्ट। और ये एक ऑब्जेक्ट है कैसा, ऑब्जेक्ट है कैसा, ये एक प्रकार का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन डू उन वर्ब में से नहीं है जो अपने साथ डबल ऑब्जेक्ट लेती है, इसलिए डू के बाद चाहे इनडायरेक्ट मिल जाए चाहे डायरेक्ट मिल जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर आते हैं हम। जैसे खालिस ये है, आई डिड नॉट राइट एनीथिंग सम टाइम्स एगो। अब देखो यहाँ पे हम इस एगो की वजह से तो क्या पता चला कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, अब हमें पता चला नोट की वजह से नेगेटिव सेंटेंस है। अगर पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है तो हमें पता डिड का प्रयोग तो हम करेंगे ही करेंगे, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, राइट।
अब हमें पता चला कि राइट एक प्रकार की ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि राइट से उसका वाट का भी आंसर मिलता है और राइट से ऊम का भी आंसर मिलता है। राइट का मतलब होता है लिखना, वाट से क्या आंसर मिलता है, क्या लिखना, कोई लेख लिखना, कोई पत्थर लिखना, कुछ भी लिखना, आंसर मिल रहा है ना। या किसे लिखना, होम से भी आंसर मिल रहा है, किसे लिखना, मुझे लिखना, तुम्हें लिखना, उसे लिखना। इसका मतलब राइट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब है तो अपने साथ क्या लेगी, ऑब्जेक्ट लेगी, इसलिए यहाँ पे एनीथिंग है। और एनीथिंग एक प्रकार का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन राइट उन वर्ब में से नहीं है जो मतलब अपने साथ डबल ऑब्जेक्ट लेती है। ये इसके साथ किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद ये जो आपके पास इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें क्या बनेगा, डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में मेन वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब जैसे देखो डिड क्वेश्चन टैग की वजह से हमें पता चला कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इस यस्टरडे की वजह से हमें पता चला कि ये पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव है। अब पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव है तो सबसे पहले डिड का प्रयोग करेंगे, कर दिया। उसके बाद रिमाइंड, रिमाइंड क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। रिमाइंड का मतलब होता है मतलब किसी को याद दिलाना, कोई बात याद दिलाना। इसका मतलब ये भी एक प्रकार की ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ क्या लेती है, ऑब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे यू दे रखा है, यू एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे देखो वाज द बेल रंग इन टाइम यस्टरडे। अब देखो इस सेंटेंस को, इस यस्टरडे की वजह से तो पता चला कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, और इस क्वेश्चन टैग की वजह से पता चला कि ये इंटेरोगेटिव है। तो इंटेरोगेटिव में तो आप क्या करते हो, डिड का प्रयोग करते हो हमेशा, लेकिन यहाँ पे तो वाज का प्रयोग कर रखा है। अब वाज का प्रयोग क्यों कर रखा, वो इसलिए कर रखा क्योंकि हमने यहाँ पे रिंग देखा। रिंग, रिंग कैसी फॉर्म है, रिंग का मतलब होता बजाना। क्या बजाना, कोई घंटी बजाना। इसका मतलब रिंग से वाट से आंसर मिल रहा है ना। अब वाट से आंसर मिल रहा है तो रिंग एक प्रकार की ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है, लेकिन इसने दे दिया क्या, इसने प्रीपोजिशन दे दी इन। इसका मतलब ऑब्जेक्ट देना चाहिए था, लेकिन इसने दे दी प्रीपोजिशन। इसका मतलब इसका पेसिव बनेगा, और पेसिव पास्ट इंडेफिनिट क्या का जो बनता है वो क्या होता है, वाज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए यहाँ पे वाज कर दिया, और यहाँ पे रिंग रैंग रंग वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर आते हैं। डिड ही हैव सम टाइम टू स्पेंड विद मी यस्टरडे, ठीक है, विद मी यस्टरडे, यही है। तो अब मुझे पता चला कि इस यस्टरडे की वजह से तो पास्ट इंडेफिनिट है, और इस क्वेश्चन टैग की वजह से भी ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर डिड का प्रयोग करते हो अगर वो एक्टिव वॉइस केस है तो। इसका मतलब डिड ही हैव सम टाइम। अब ये हैव है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हैव क्या है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ही हैज, यहाँ पे हैज आएगा, हैज, डिड ही हैव, हैज, हैज आएगा यहाँ पे, डिड ही हैज, क्योंकि ये एक सिंगुलर है, इसके साथ हैज का प्रयोग किया जाएगा। तो हैज जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये एक मेन वर्ब के रूप में है यहाँ पे हैज, ठीक है। और सम टाइम क्या है, एक प्रकार का ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर आते हैं। सी खालिस्तान एक काउ डज नॉट सी। अब देखो यहाँ पे भी आप लोगों को एक मैंने बताया कि यहाँ पे जो एज है ना, ये मेन वर्ब है। यहाँ पे एज क्या है, मेन वर्ब है, क्योंकि अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो अपने साथ क्या लेती, मेन वर्ब लेती। लेकिन इसमें तो आप लोगों को एक ही वर्ब दिखाई दे रही है जो एज एज है, तो इसलिए इसका मतलब हैज यहाँ पे एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार से यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब न होकर एक मेन वर्ब है। और मेन वर्ब भी कौन सी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, मतलब फर्स्ट फॉर्म है ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म है तो इसका अगर आप लोग क्वेश्चन टैग बनाओगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्वेश्चन टैग में क्या बनता, डू या डज, और उसके साथ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डज, डजंट सी, डजंट सी। मतलब ये क्यों आया डजंट, ये इस एज की वजह से आया है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए यहाँ पे डज, डजंट सी का प्रयोग किया है, मतलब इसका क्वेश्चन टैग बनाया है। उसके बाद सी हैज डन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एज हेल्पिंग वर्ब है और डन क्या है यहाँ पे मेन वर्ब। और जब एज या एव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है तो प्रेजेंट कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। इसीलिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का क्वेश्चन टैग बनाओगे तो क्या बन जाएगा, हैजंट सी। क्या बन जाएगा, हैजंट सी। और इसमें डजंट सी, इसका मतलब यहाँ पे एज जो है वो एक मेन वर्ब है, और यहाँ पे एज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। और यहाँ पे जो एज मेन वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज की जाती है। उसके बाद सी हैज ए काउ, यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये,
और सिंगुलर मेन वर्ब है, ये सिंगुलर मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ही हैज ए काउ। और एक चीज बोलता हूं मैं, बोलने में इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, ही हैव्स ए कार, इसका मतलब बोलने में यूज कर सकते हो, बट सेंटेंस ये राइट होगा ये रॉन्ग होगा। बोलने में इसको यूज कर सकते हो, ही हैव्स ए कार, इसका मतलब ये एक प्रकार से एज ही है, जब हैव के साथ एस या ई एस का प्रयोग कर देते तो ठीक है। बोलने में राइट है, बस लिखने में राइट नहीं होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी, और अगर नहीं समझ में आई तो बार बार में इस चीज़ को देखें। थोड़ा सा ये पूरा का पूरा मतलब आप लोगों को ब्रीफ में बताया है लेवल के अनुसार। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक बच्चों दुआओं में याद रखना। थैंक यू।